हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का इसका क्या मतलब है। देखें, अगर मैं कहता हूँ एटॉमिक मास, सो एटॉमिक मास of an element is number of times an atom of that element is heavier than an atom of C12 कार्बन 12 आइसोटॉप। सो इस डेफिनेशन का बिल्कुल सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एक एटम बहुत ही छोटा होता है। सो किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन के एक एटम से कितना भारी है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए की वेइंग बैलेंस है, जिसको आप हिंदी में कंडा समझ लें, पंजाबी में कंडा समझ सकते हैं। इस वेइंग बैलेंस के अंदर आपके पास, जैसे मार्केट में आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उनके पास वेइंग वेट्स होते हैं जिसको वट्टा बोलते हैं। उसकी बजाय उनके पास क्या है, कुछ सिलेंड्रिकल वेसल्स पड़ी हैं। हमने एक ईंट का वेट किया, एक ईंट ब्रिक ली और उसका वेट किया, तो इस ब्रिक का वेट इस तरह की 5 वेसल्स के बराबर है। मान लीजिए, या सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास डस्टर है, मैंने डस्टर का वेट किया। डस्टर का वेट जब किया तो वो सिर्फ इसकी एक वेसल के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से आप जो मास निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, कंपैरिजन करके। कंपैरिजन करने में अपन ने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर। इसका वेट मुझे नहीं पता, मान लीजिए 1 किलो 2 किलो कुछ भी हो सकता है ये। तो इसके 5 सिलेंडर इज इक्वल टू ये एक, इसका एक सिलेंडर इज इक्वल टू ये एक डस्टर। सो जो मास है वो है विद रिस्पेक्ट टू दीज सिलेंडर्स, किसी भी चीज़ का मास विद रिस्पेक्ट टू दीज सिलेंडर्स, और इनका कुछ भी मास हो सकता है। वही सेम चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम किसी भी एलिमेंट का कार्बन के एक एटम से वो कितना भारी है। ठीक है। सो जिस चीज़ को कंपेयर करना है वो आपने एक एटम को कंपेयर करना है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, इसको ये भी बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। वो रिलेटिव वर्ड इसलिए यूज़ कर देते हैं क्योंकि रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, कुछ रेफरेंस लेके। सो रेफरेंस यहाँ पर क्या है, कार्बन 12 आइसोटॉप। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर कार्बन 12 ही क्यों लिखा है। कार्बन के टोटल 3 आइसोटॉप होते हैं, एक C12, एक C13 और एक C14। उसमें से जो C12 है इट इज़ मोस्ट एबंडेंट। मोस्ट एबंडेंट का मतलब है कि नेचर में सबसे ज़्यादा ये ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम ले रहे हैं कार्बन 12। अब इसी के अंदर आपको मैं एक और टर्म बताता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास और एटॉमिक मास वैसे तो सेम ही चीज़ हैं, पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 भी है, क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जिन बच्चों को आइसोटॉप नहीं पता उनके लिए मैं आपको एक बार बता दूं, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है।
अब इसका मास 35 है, इसका मास 37 है। अगर मान लीजिए मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ तो ये आया 35 + 37 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपके पास 36। बट मेरे को लगता है कि आप सबको पता होगा कि इसका एवरेज मास 36 ना होकर 35.5 है, तो 35.5 तो एवरेज किसी तरह से भी नहीं आएगी। तो आप किसी के लिए भी अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन। समेशन मतलब 2 आइसोटॉप है, 3 आइसोटॉप है, सबको क्या करना आपने प्लस। समेशन ऑफ, सबसे पहला वर्ड इसके अंदर है फ्रैक्शनल अबंडेंस। फ्रैक्शनल अबंडेंस का मतलब है कि वो नेचर के अंदर कितना एग्जिस्ट कर रहा है, इनटू उसका आइसोटॉपिक मास। उस आइसोटॉप का मास कितना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ क्लोरीन 35 है, वो नेचर में कितना है, क्लोरीन 37 नेचर में कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल एबंडेंस। अब इसको समझने के लिए मैं आपको यही क्लोरीन वाला ही एग्जांपल थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। क्लोरीन वाले एग्जांपल के अंदर देखिए जो पॉइंट है वो ये है कि क्लोरीन के जो 2 आइसोटॉप्स हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, इसका जो अबंडेंस है नेचर के अंदर वो है 75% और इसकी जो अबंडेंस है वो है 25%। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इन द रेशो 3:1। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे निकाल सकते हैं। पहला वाला आइसोटॉप कितना है 3 इंटू उसका आइसोटॉपिक मास 35। समेशन का मतलब होता है सबको आपको प्लस करना है, प्लस क्लोरीन 37 वाला कितना है 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। टोटल अबंडेंस इज 3 + 1। सो ये आ गया आपके पास 105 + 37 डिवाइड बाय 4। इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 35.5। एक तो आपके पास ये तरीका हो गया। एक आपके पास ये है कि 75 एग्जिस्ट करता है ये इंटू 35, इससे कर लो चाहे 75 इंटू 35, प्लस दूसरा वाला कितना है 25 इंटू 37। इस बार डिवाइड कितने से होगा 75 + 25। सो 75 + 25 होगा आपके पास 100। इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 35.5। सो एक बार फिर से बताता हूँ, आप एवरेज मास कब यूज़ करेंगे, उन एलिमेंट्स के अंदर जिनके नेचर में क्या एग्जिस्ट करते हैं आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स के अंदर एवरेज मास निकालने के लिए आप सीधा सीधा उनके मासेस को प्लस करके डिवाइड नहीं कर सकते बाय 2 या 3। अगर 3 आइसोटॉप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चाहिए उनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस और इंडिविजुअल सबका आइसोटॉपिक मास। नेक्स्ट है इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको मास समझ आ गया है तो। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे मैं आपको कुछ मासेस लिख के दिखा भी सकता हूँ। हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1, हीलियम का मास होता है 4, लिथियम का मास होता है 7, बेरिलियम का मास होता है 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियॉन का 20। ये पहले 10 एलिमेंट हो गए। सोडियम 11th एलिमेंट है, इसका मास होता है 23, मैग्नीशियम का मास होता है 24, एल्युमिनियम का मास होता है 27, सिलिकॉन का मास होता है 32, सिलिकॉन का मास होता है 28 और फॉस्फोरस का मास होता है 31, सल्फर का मास होता है 32, क्लोरीन का मास 35.5, आर्गन का मास
40, पोटाशियम का मास 39 और कैल्शियम का मास 40। 1 to 20 तो भाई आपको सारे याद करने हैं। इसके अलावा 21 से 30 के बीच में मैं आपको मेन बताता हूँ। जैसे आपको एक क्रोमियम का मास आना चाहिए 52, क्रोमियम 24th एलिमेंट है, उसका मास है 52। मैंगनीज 55 होता है और ये एलिमेंट कौन सा है 25th। आयरन आना चाहिए आपको 26, इसका मास होता है 56। इसके अलावा आपको आना चाहिए कॉपर 29, इसका मास होता है 63.5। जिंक 30, इसका मास होता है 65.3। इसके अलावा आपको आना चाहिए एक सिल्वर का मास होता है 108। एक आप कर सकते हैं गोल्ड होता है 197। सो इतने मासेस अगर आप याद कर लीजिए तो आपके जो आगे परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसी के अंदर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ग्राम एटम का यहाँ पर क्या मतलब है। किसी भी एलिमेंट का जो भी मैंने यहाँ पर मास लिखा है उस क्वांटिटी, उतनी अमाउंट को हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कार्बन का मास कितना है 12, यानी कि 12 ग्राम कार्बन का मतलब है 1 ग्राम एटम कार्बन। इसी को और चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके पास है 24 ग्राम कार्बन का मास तो 12 ही है, बट यहाँ पर मैंने मास कितना दे दिया 24, तो ये 2 ग्राम एटम। एक थोड़ा सा फ़र्क इसमें ध्यान से देखना भाई, ये अगर मैं कहता हूँ 2 ग्राम वो अलग चीज़ है, अगर मैं कहता हूँ 2 ग्राम एटम तो ये अलग है। 2 ग्राम कार्बन मीन्स 2 ग्राम, 2 ग्राम एटम कार्बन मीन्स 24 ग्राम। एक और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 12 ग्राम मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मास होता है 24, यानी कि 24 अगर ग्राम मैग्नीशियम है तो वो कितने ग्राम एटम है 1, पर अपने पास कितना है सिर्फ 12, तो ये कितना आएगा हाफ ग्राम एटम। बट अगर मैं सिंपल कहता हूँ कि 12 ग्राम मैग्नीशियम, तो इसका मतलब सिंपल 12 ग्राम ही है भैया। हाफ ग्राम एटम मैग्नीशियम का मतलब है 12 ग्राम, बट 12 ग्राम मीन सिंपल 12 ग्राम। ग्राम और ग्राम एटम ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन के अंदर कि ग्राम दिया है कि ग्राम एटम दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है आपके पास, जिसको कि हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज AMU। इसको ये भी बोलते हैं यूनिफाइड मास, इसका सिंबल है U। सो जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है क्या, ये एक क्वांटिटी है। सो इट इज अ क्वांटिटी हुज मास इज इक्वल टू, जो इसमें आपको अच्छी तरह से याद करना है वो ये है, इक्वल टू 1/12 मास ऑफ अ C12 एटम। कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसको आपने 12 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सो हम ये देखते हैं कि भाई कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो याद है तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो भी जिस एलिमेंट का मास है वो उसके एवोगैड्रो एटम्स का मास होता है। एवोगैड्रो मतलब 6.022 10⁻23। इतने एटम्स का मास कार्बन के लिए 12 है, तो एक एटम का मास कितना होगा 12/6.022 10⁻23। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं
12/6.022 10⁻23। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए आपके पास ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1/6.023 बनेगा 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू आई आपके पास 1 AMU की, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.67 10⁻⁻27 kg। सो 1 AMU को आप ये भी लिख सकते हैं 1/एवोगाड्रो। एक ही बात है, ये कटिंग हो जानी है 1, ये क्या है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 AMU की वैल्यू करनी है तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, केजी में करनी है तो -27 kg। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन है वो तकरीबन एटॉमिक मास जैसी ही है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स a molecule of that substance is heavier than an atom of C12 isotope। सो अगर आप ये सारी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें तो पूरी डेफिनेशन के अंदर बस एक यही वर्ड चेंज है। वहाँ पर हम जो कंपेयर कर रहे थे वो एक एटम को एक एटम से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक एटम को एक मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हैं। और इसी के अंदर एक और टर्म आती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल expressed in grams। सो ये आपको भाई कुछ मासेस आने चाहिए और निकालने भी आने चाहिए, कुछ तो याद भी होने चाहिए और कुछ सॉल्व करने भी आने चाहिए। जैसे आपको मैं कुछ बिल्कुल सिंपल से शुरुआत करवाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल देखिए आप, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, उसमें कितने लगे हैं एटम 2, सो इसका मास हो गया 2 ग्राम। O2 ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 32 ग्राम। अब कंपाउंड ले लेते हैं आप CO2 में आपको क्या करना है, कार्बन का मास 12, कितने हैं वो 1, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने हैं वो 2, इसको सॉल्व करोगे 44 ग्राम। अगर मैं कहता हूँ अमोनिया में क्या है आपके पास, एक नाइट्रोजन का मास 14 × 1, हाइड्रोजन का मास 1 × 3, ये आ जाएगा आपके पास 70। थोड़े बड़े कंपाउंड ले लेते हैं, CaCO3, कैल्शियम का मास 40, कितने हैं 1, कार्बन का मास 12, कितने हैं 1, ऑक्सीजन का मास 16, कितने हैं 3। थोड़ा और बड़ा एग्जांपल कर लेते हैं, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, खाने वाला जो ग्लूकोज है। सो कार्बन का मास 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 × 6, तो इसको सॉल्व करोगे सारा आएगा आपके पास 180। किसी का भी मास आप निकाल सकते हैं। और देख लीजिए एक दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का मास 40, O का 16 प्लस H का 1 17 × 2, यह आएगा आपके पास 74। अगर मैं कहता हूँ सिंपल NaCl, Na का 23, Cl का 35.5, क्योंकि ये एक ही हैं, किसी से मल्टीप्लाई करने की लोड नहीं है आपको, 58.5 ग्राम। एक और थोड़ा बड़ा एग्जांपल करा देता हूँ आपको मैं, सोडियम सल्फेट 23 × 2 प्लस सल्फर का 32 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 4 142।
C12H22O11 जिसको कि आप बोलते हो शुगर, कार्बन का 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। तो ये सारे आपके पास आए मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मासेस मैंने कुछ 8-10 के निकाल दिए हैं, आप और भी किसी के भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ जो आनी चाहिए वो है पहले सबके एटॉमिक मासेस। अब इसी के बेस के ऊपर एक लास्ट छोटा सा टॉपिक यहाँ पर और करवा रहा हूँ, वो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। सो परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका पेपर हुआ एक फिज़िक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, एक इंग्लिश का और एक कंप्यूटर का। आपके फिज़िक्स के अंदर 50 नंबर आए, केमिस्ट्री के अंदर आपके 70 नंबर आए, मैथ के अंदर आपके 90 आ गए, इंग्लिश में मान लीजिए आपके फिर 90 आ गए, कंप्यूटर के अंदर 80 आ गए। आपके टोटल कितने नंबर आ गए? मेरे ख्याल से आपके 380 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये मार्क्स सारे हैं आउट ऑफ 100 में से आपके 50 हैं, ये भी 100 में से 70 हैं। अब अगर मुझे ये देखना है कि 500 का जो टोटल स्कोर है उसमें आपके मार्क्स आए हैं 380, तो आपकी परसेंटेज कितनी है? तो वो तो आ जाएगी 380 बाय 500 इंटू 100। ये तो हो गया आपकी टोटल परसेंटेज। बट अगर मैं कहूँ कि सारे पेपर्स में मिलाकर आपकी सिर्फ केमिस्ट्री की परसेंटेज कितनी है? सारे पेपर कितने हैं? 500 के। उसमें से केमिस्ट्री के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हैं? 70। सो टोटल जो भी आपके पास मास है, जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं, उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, किसी एक का परसेंटेज निकालना है कि वो कितना आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस 70 बाई 500 इंटू 100। इसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डेफिनेशन उसके बाद करते हैं, कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर आप सबकी मीन्स कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की, ये बताओ कि परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का जो मतलब है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, उसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट का कितना वेट है इस कंपाउंड के अंदर, कैल्शियम का वेट कितना है, डिवाइड बाय टोटल वेट जिसमें आप चेक कर रहे हो ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100। अब अभी मैंने 2 मिनट पहले ही करवाया आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास होता है 100, उसमें से कैल्शियम का मास होता है 40 इंटू 100। सो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम कितना है? 40% है टोटल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी, तो वेट ऑफ कार्बन ओवर फिर वही टोटल इंटू 100। कार्बन का वेट कितना है? 12 बाई 100 इंटू 100, सो ये आएगा 12%। वेट ऑफ ऑक्सीजन ओवर टोटल वेट इंटू 100। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, टोटल 3 का मास कितना हो गया? 48 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, सो ये आ जाएगा आपके पास 48%। सो परसेंटेज कंपोजिशन का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊँ और इसके बाद अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड में इंडिविजुअली जो एलिमेंट जिन से मिलके वो कंपाउंड बना है, उनकी कितनी परसेंटेज है उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स it is the number of parts of element
नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स बाय मास प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ जो भी वो कंपाउंड है बाय मास। मतलब कि अगर वो मैं कहता हूँ कंपाउंड 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट्स कितने कितने ग्राम हैं। अब इसको फिर से एक और एग्जांपल की फॉर्म में करके देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच इन सोडियम सल्फेट। सो परसेंटेज ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, अब सोडियम का वेट कितना है 23, कितने लगे हैं सोडियम 2, सो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय इसका टोटल वेट अभी अगर आपको याद हो 2 मिनट पहले मैंने सारे जो लिखवाए थे मॉलिक्यूलर मासेस 142, आपको नहीं याद तो आप निकाल के दिखा सकते हैं यहाँ पर इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फ़र एक ही है, सल्फ़र का मास होता है 32। देखो बेटा इसके लिए एक चीज़ याद रखना, ये सारा टॉपिक आपको तब आएगा जब ये सारे आपको मासेस याद होंगे। ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने लगे हैं 4, 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। एक बड़े केस का करके दिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए आप कहते हैं फाइंड परसेंटेज ऑफ, अच्छा ये ज़रूरी भी नहीं कि ईच ही आए, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी बोल सकते हैं आपको वो। मैं आपको ईच करके दिखाता हूँ, अगर आपको कोई सिंगल है तो आप सिंगल कर लेना। इन ग्लूकोज हो गया C6H12O6। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का मास होता है 12, कितने लगे हैं 6, 12 इंटू 6 72 डिवाइडेड बाय टोटल मास ग्लूकोज का होता है 180 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने लगे हैं 12 बाय 180 इंटू 100। ऑक्सीजन का मास 16, कितने लगे हैं 6, 16 इंटू 6 96 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। सो अगर आपको किसी की भी परसेंटेज निकालनी है तो उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय द टोटल मास इनटू 100। इस तरह से आप किसी की भी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अब आप इसके साथ के क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और फर्दर वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।